अब इस एज में आके ऐसा क्या हुआ कि आपने डिसाइड किया कि यार बस हो गई, अब निकलना है पाकिस्तान से? दादा वाली नस्ल, वाली साहब वाली नस्ल वही हम लोगों में ट्रांसफर हुई। बिलीफ ये था कि हर चीज़ इमाम अबू हनीफा की आपने फॉलो करनी है, ठीक है? सही गलत इमाम हम्बल को नहीं कर सकते, इमाम शाफी को नहीं कर सकते, किसी भी और इमाम को नहीं टच कर सकते, किसी भी। अच्छा, इस पॉडकास्ट में मेरे आपसे 2 सवाल हैं। पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि आप अब आप माशाल्लाह आपकी एज 70 के करीब आने वाली है। आप पूरी ज़िंदगी एज़ मुहिब्बे वतन, पैट्रियोटिक पाकिस्तानी, आपने पूरी ज़िंदगी अपनी पाकिस्तान में गुज़ारी। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़, जो आप थोड़ा बताएँ भी उसके बारे में, लेकिन आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ ज़िंदगी में मिली हैं। आपने पाकिस्तान से बाहर जाना प्रेफ़र कभी नहीं किया। अब इस एज में आके ऐसा क्या हुआ कि आपने डिसाइड किया कि यार बस हो गई, अब निकलना है पाकिस्तान से? इसमें जो आपने छोटा सवाल किया इसमें बड़ी बातें हैं। एक तो ये कि थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है वो ज़रूरी होता है, ठीक है? कि हमारा बैकग्राउंड ये है कि मेरे सगे दादा 1922 में BLLB थे अलीगढ़ से और वो कानपुर हाई कोर्ट और लखनऊ हाई कोर्ट में वकालत करते थे। उनके सगे भाई वो भी वकील थे, वो कानपुर में वकालत करते थे, लेकिन उसके साथ साथ मलिक शरीउद्दीन उनका नाम था। मलिक शरीउद्दीन साहब जो हैं वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कानपुर के सदर थे। अच्छा। और जो तारीखी किताब में है चौधरी मोहम्मद अली साहब की शायराए पाकिस्तान में उनका बाकायदा नाम है। चौधरी मोहम्मद अली साहब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी थे। तो जब पूरे इंडिया का दौरा कर रहे थे तो उन्होंने किताब में अपने लिखा है कि हम लोग कानपुर गए तो वहाँ मलिक शरीउद्दीन साहब के घर पे ठहरे जाके, इस हवाले से। तो मेरे सगे दादा वजीउद्दीन साहब जो है वो 46 में 1947 में अप्रैल मई के करीब, अगस्त से 3-4 महीने पहले, इसलिए कि ऊपर जो मतलब ये कि जो सीनियर लोग थे उनको पता था कि पाकिस्तान बनने का प्रोसेस की डेट्स आगे पीछे क्या है, उनको अंदाजा था। तो वो पाकिस्तान बनने से 3 महीने पहले अपने बड़े बेटे मेरे वालिद साहब को तो साथ लेके, और पाकिस्तान में एक्सपेक्टेड था कि सिंध और पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा होंगे, तो यहाँ का देख के और उन्हें हैदराबाद पसंद आया। तो हैदराबाद में वालिद साहब को छोड़ के और फिर बाकी अपने बीवी और बच्चों को लेने जब वो इंडिया गए तो वहां पे किसी ने कह दिया कि जी ये जो है ये पाकिस्तान की जासूस है। तो उस वक्त जो है वो छापे, जहाँ जहाँ ठहरे थे वहाँ छापे लगे, बड़ी मुश्किल से कोई उनका पुराना बचपन का हिंदू दोस्त था उसके यहाँ छुप के जान बचा के और फिर पाकिस्तान आए। तो मकसद ये है कि मैंने दादा को बताया, एक ही भाई थे उनका भी बताया। तो इस तरीके से हमारे दादा, मेरे वालिद साहब जो हैं बड़े फख्र से बताते थे। उस वक्त BSc पार्ट 1 में स्टूडेंट थे वहाँ इंडिया में। तो 40 दिन कायदे आजम के पर्सनल बॉडीगार्ड रहे वो। कौन? मेरे वालिद साहब। अच्छा, मेरे वालिद साहब का इकबाल वजी नाम था और वो जो है वो 40 दिन जो है कायदे आजम के पर्सनल बॉडीगार्ड रहे थे। इस तरीके से एक मोहब्बत पाकिस्तान बनने के प्रोसेस से दादा दादा वाली नस्ल, तो वालिद साहब वाली नस्ल वही हम लोगों में ट्रांसफर हुई। तो हम लोगों ने देखा तो कि हमारे दादा भी, हमारे वालिद साहब भी मुहिब्बे वतन थे और कुर्बानियाँ दी हैं बहुत। तो हम लोगों के दिल में भी ये था कि हम लोग भी पाकिस्तान के लिए काम करेंगे। तो तो मैंने मतलब, सॉरी मैं आपको इस पे काट रहा हूँ, जो इकबाल वजीर साहब हैं वो आप कह रहे हैं कि नेक्स्ट टू कायदे आजम रहते थे, 40 दिन के लिए रहे हैं? 40 दिन हाँ हाँ, बस स्टूडेंट जो है ना पर्सनल बॉडीगार्ड के फराइज अंजाम देते थे। जी जी जी, हाँ। तो बिल्कुल मतलब साथ साथ हैं वो। हाँ, कायदे आजम के कायदे आजम के मोहम्मद साथ, अली जिन्ना साहब। कायदे आजम मोहम्मद ठीक। अली जिन्ना साहब के साथ सही। 40 दिन मतलब ड्यूटी की है बाकायदा ऑफिशियल। ठीक ठीक। तो जाहिर पर्सनल उसमें फिर जाहिर इंटरेक्शन भी बहुत ज्यादा होता है पर्सनल गार्ड्स वगैरह के। तो उसी तरीके से हम लोगों ने चाहा कि जो है वो मुल्क कौम के काम आए। जब दादा ने सारी जिंदगी जो है वकालत की और लोगों की खिदमत की। वालिद साहब गवर्नमेंट सर्विस में थे, उन्होंने खिदमत की। मैंने मेडिकल प्रोफेशन किया तो मैंने
तो जब हम लोगों ने एमबीबीएस किया है और मैं आरएमओ था एनआईसीडी कराची में, उस वक़्त हम लोगों को बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ थी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जाने की। और उस ज़माने में कनाडा वगैरह में तो वो मिन्नतें तरले करते थे कि जी डॉक्टर्स हैं, आए। तो हर जगह ही ज़रूरत होती, और उस ज़माने में तो इतना वो था कि हम लोगों की एमबीबीएस की डिग्री जो है एज़ सच जीएमसी में, इंग्लैंड में जो है वो रजिस्टर हो जाती थी। हम यहाँ से एज़ सच, आजकल तो कई इम्तिहान देने पड़ते हैं ना, उस वक़्त आप जैसे हम लोग यहाँ पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन कराई, वहाँ आप डिग्री के साथ पैसे भेज दें तो आप इंग्लैंड में भी डॉक्टर हैं। अच्छा, वहाँ जाके इतनी सहूलतें, इतनी आसानियाँ थी उस वक़्त। लेकिन हम लोगों ने जाना इसलिए नहीं पसंद किया कि हम लोगों ने कहा कि, और ये आप बात कब की कर रहे हैं मेडिकल स्कूल की? 1979 की, 1980 की, ठीक है, 1977 की हम लोगों की ग्रेजुएशन है। जी। और उस टाइम की आप ये बात कर रहे हैं कि कंप्लीटली इक्विवेलेंट था। हाँ, मतलब आप डिग्री के साथ पैसे भेज दें, वो आपको जीएमसी में रजिस्ट्रेशन दे देते हैं। वहाँ आप जैसे पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर सकते हैं, वैसे आप वहाँ इंग्लैंड में प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने कभी भी प्रीफर नहीं किया कि अपना मुल्क छोड़ के जाएं। उसके बाद भी जो है वो सऊदी वाले हमेशा आते रहते थे ले जाने के लिए। तो ये कि जो भी है, हम लोगों ने पाकिस्तान खिदमत की है और अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी वो नहीं है। जो भी मुश्किलात थी, हमें पहले से पता था कि पाकिस्तान में रहेंगे तो ज़ाहिर है कि शायद वैसा ना कमा सकें जैसे बाहर जाके कमा सकते हैं, लेकिन ये कि हमें हमें जो इत्मीनान है कि जी हमने अपने मुल्क व वतन के लिए जो भी हम कर सकते हैं, हमारा जो प्रोफेशन है उस हिसाब से सारी ज़िंदगी किया। लेकिन क्या है कि उस वक़्त कम से कम डॉक्टर्स की इज़्ज़त थी। अब जो है वो इस कदर ज़्यादा डॉक्टर्स हो गए हैं और इस कदर ज़्यादा जो है करप्शन हो गई है कि जो है वो यहाँ पे सर्वाइवल रहा ही नहीं है। अब मैं अभी भी काम करता हूँ, जिस हॉस्पिटल में, हमारा टीचिंग हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे जो एचओज़ बच्चे आते हैं वो बताते हैं आके कि गवर्नमेंट में डॉक्टर को जॉब हासिल करने के लिए 6 लाख रुपए रिश्वत देनी पड़ती है नौकरी हासिल करने के बाद सेक्रेटेरिएट में मजीद 6 लाख रुपए देने पड़ेंगे आपको पोस्टिंग देने के लिए। मकसद ये है कि मतलब की पोस्टिंग के लिए, या नहीं मतलब वो भेज देंगे कहीं आपको। अच्छा, तो आपको अगर लाहौर में कहीं, अब बच्चे हैं वो तो पोजीशन करना चाहेंगे ना, सारी जिंदगी वो एमबीबीएस पे तो जिंदगी थोड़ी गुजारनी है उन्होंने, वो किसी बड़े स्कूल के करीब रहना है। हाँ, तो बड़े शहर या बड़े कस्बे के पास। तो ओवरऑल सोसाइटी इतनी वो हो गई है। हम लोगों को अच्छी तरह याद है 70s और 80s के ज़माने में कोई डर खौफ नहीं होता था। रात को 1-1 बजे 2-2 बजे तक आप बाहर आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई कोई दहशत, कोई डर खौफ किसी किस्म का नहीं था। अब तो जो है वो कराची का जो हाल है, पूरे पाकिस्तान का ये हाल है कि करप्शन हर तरफ है, लूट मार है, आप कहीं पे भी महफूज नहीं है। तो तो हम लोग अपनी नाकामी एक्सेप्ट करने को तैयार हैं कि हम लोगों ने पाकिस्तान वैसा नहीं बनाया जैसा कि बनाना चाहते थे, हम लोग नाकाम रहे उसमें। इसी वजह से ये है कि अब बच्चे जो हैं हमारे, वो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो जाहिर है कि वो बाहर निकलेंगे। तो आप देख लें कि जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो कंप्यूटर्स में हों, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है, इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो भी है, जो भी पढ़े लिखे हैं, और वो सब मुल्क से बाहर चले जाते हैं। यहाँ वो लोग रह जाते हैं जो जा नहीं सकते या जाना नहीं चाहते, या सुपर इलीट क्लास में है, तो उनको जरूरत ही नहीं है कोई, उनको जरूरत ही नहीं है कि हालात किस तरह चल रहे हैं। तो इस वजह से जो है वो यहाँ के हालात देख के, और कोई ऐसा आपके लिए की मोमेंट था, या बस आप कहते हैं कि या नहीं यार मैं पिछले मतलब 90s से जो हालात देख रहा हूँ, एक ग्रेजुअल दिल उकतारा था, या कोई आपके लिए ऐसा कोई की मोमेंट था जहाँ पे आपने बोला कि यार बस अब? नहीं, की मोमेंट तो नहीं। बात ये है ना कि अब की मोमेंट ये है कि अब हम समझते हैं कि हम कुछ पॉजिटिव फर्दर कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, ठीक है, तो यहाँ रहने के बजाय अपने बच्चों के पास रहें जहाँ भी बच्चे हैं। तो अब जो है वो एक ये है कि बच्चों को और बच्चों के बच्चों को जो है वो अपना कल्चर, अपनी ज़बान, अपनी तहजीब, अपना दीन, अपना मज़हब, उसके पे उनको तवज्जो दिलाएं ताकि वो बेहतर मुसलमान हो और बेहतर जो है वो अ, वतन से मोहब्बत करें। हो सकता है कि हम कुछ नहीं कर सके, हो सकता है हमारे बच्चों के बच्चे जो हैं वो 25 साल और 30 साल के बाद आके पाकिस्तान की खिदमत कर सकें। तो ये है कि ये हुब्बुल वतनी जो है अपने बच्चों में और बच्चों के बच्चों में ट्रांसफ़र करना, अपनी तहज़ीब, अपना कल्चर, अपनी
ज़बान, अपने इक़दार जो भी हैं वो बच्चों में ट्रांसफ़र करने की कोशिश करनी चाहिए हम लोग। मैं समझता हूँ हमारा ये फ़र्ज़ है। यहाँ रहते हुए तो हम लोग कुछ कुछ कर नहीं सकते, तो कोई पॉज़िटिव चीज़ फ़र्दर सोसाइटी को नहीं दे सकते, तो उससे बेहतर ये है कि जो हम समझते हैं कि हम कर सकते हैं, वो करेंगे ज़्यादा। और इस चीज़ की आप सबसे बड़ी वजह क्या समझते हैं कि अब आपको लगता है क्योंकि आप अभी भी जॉब में भी हैं, एक्टिवली सोसाइटी का पार्ट भी हैं, तो इस वक़्त आपको मतलब ये अब क्यों ऐसा लगता है कि अब आपकी सारी फ्यूटाइल हैं, जो भी आपकी काविशें हैं, कोशिशें हैं, मतलब अब बिल्कुल वो हो गया है कि आप हाँ, मतलब ये कि अब जो सोसाइटी को, माशरे को हम देख रहे हैं, उसमें इतनी फ्रस्ट्रेशन है, इतनी उकताहट है, इतनी झुँझलाहट है कि जो है वो ज़रा-सी अगर गाड़ी किसी से लग जाए तो वो जो है मार-पीट को तैयार हैं। इतनी इतनी इरिटेटेड और इतनी इन्फ्लेमेबल सिचुएशन है कि बजाय इसके कि आप जो है वो किसी मुश्किल में पड़ें, उससे बेहतर ये है कि आप जो है वो जो है आग आग के करीब से दूर चले जाएँ। ठीक है? अल्लाह ताला कोई ना कोई सबील करेगा, मुल्क के हालात इंशाअल्लाह बेहतर होंगे। फिर बाहर रह के हम भी कोशिश करेंगे कि मुल्क के लिए कुछ खिदमत कर सकें। हम नहीं कर सके, हमारे बच्चे, हमारे बच्चों के बच्चे इंशाअल्लाह करेंगे, ज़रूर पाकिस्तान के लिए काम करेंगे इंशाअल्लाह। और एक आखिरी सवाल इस चीज़ के अंदर, क्या आपको ये भी मतलब एक और ये भी क्या रीज़न है कि आपको लगता है कि जो मतलब ज़ाहिर है कि अब आप अगर कोई कोई कोशिश करते हैं तो कोई उसका रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन होगी ना कि यार अच्छा मेरी अगली जनरेशन में से कुछ रिजल्ट निकलेगा, तो आपको क्या लगता है कि उस जनरेशन में से कोई या बिल्कुल आप समझते हैं कि पोटेंशियल या टैलेंट या वो चीज़ जो गिवन पाकिस्तान की जो वो जनरेशन है आपके बाद वाली, आपको लगता है कि उसके अंदर मतलब अब यही है ना कि आपने एफर्ट डालने का फिर फायदा ही नहीं है जब इसमें से निकलना कुछ नहीं है, मतलब सब जूस निकल चुका है, मतलब ये भी कोई पार्ट है आपकी सोच का कि आपको लगता है कि मतलब अब एक एक चीज़ ये है कि जैसे मुहावरा है कि हर उरूज को ज़वाल है, इसी तरीके से हर ज़वाल की भी कोई हद होगी ना, कि हम पाकिस्तान जो है पाताल में गिरता जा रहा है, हम लोग देख रहे हैं गिरता ही चला जा रहा है। हम समझते हैं कि शायद ये आखिरी लिमिट आ गई, लेकिन पता चलता है कि नहीं, ये और अभी अभी नीचे जा और रहा है है। तो जो गिरावट का जो सफ़र है, वो कभी तो रुकेगा, ठीक है? और रुकेगा तो फिर उठेगा भी, तो वो रोकना और उठाना वो अगली नस्ल के काम है, हम लोगों के बस की बात नहीं रही वो, सही ठीक? सही तो हम ये चाहते हैं कि दीन के हवाले से, वतन की मोहब्बत के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से जो है वो बच्चों में वो नर्म गोशा रहे, ताकि दाम दर में सुखने जो बच्चों के पास हुनर है, जो दौलत है, पैसे हैं, जो भी हैं, जिस तरीके से भी यहाँ पर आगे कारोबार करें, लोगों को सिखाएँ। अब मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ कि इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जो है वो पाकिस्तान के हालात जो हैं ज़रूर बेहतर होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। आखिरी सवाल इसी टॉपिक से रिलेटेड, आपको लगता है कि ये जो पस्ती है इसकी वजह दीन से दूरी है या नहीं? दीन का ये टॉपिक नहीं है। ये दीन का टॉपिक नहीं है। सही सही बिल्कुल ठीक है क्योंकि बहुत सारे लोग मिक्स करते हैं कि भाई दीन से दूर हैं तो इसलिए मुल्क भी पीछे जा रहा है, लेकिन ऑब्वियसली अमेरिका में कौन सा दीन है, इंग्लैंड में कौन सा दीन है, लेकिन मतलब बहुत सारे लोग इस चीज को भी आपस में मिक्स करते हैं। दीन का ये मौजू नहीं है। सही सही चलें, अब हम अपने दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तो ये बताएं आप कि आप पूरी जिंदगी अम, इमाम अबू हनीफा को फॉलो करते रहे, मुझे करेक्ट कर दिएगा जहाँ पे अगर कोई मैं गलत वो कर रहा हूँ। बिलीफ ये था कि हर चीज़ इमाम अबू हनीफा की आपने फॉलो करनी है, ठीक है, सही गलत इमाम हम्बल को नहीं कर सकते, इमाम शाफी को नहीं कर सकते, किसी भी और इमाम को नहीं टच कर सकते किसी भी फिकी इशू के अंदर, और क़यामत वाले दिन कोई गलती हो गई तो इमाम साहब के मत्थे, यही बिलीफ था। नहीं, 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 यहाँ पे हम लोग हम लोगों का बिलीफ ये था कि जो फ़िक़्ह है वो हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा की फ़ॉलो करनी है और वही सही है, ठीक? उसके अलावा अगर किसी की इमाम शाफ़िई हैं या इमाम हम्बल हैं या इमाम मालिक हैं, उनकी जो फ़िक़्ह है वो अपनी जगह सही है। लेकिन ये है कि हम लोगों ने मतलब मेजॉरिटी आप देखें ना कि पाकिस्तान में मोर देन 90%
जो मुसलमान आबादी है वो इमाम अबू हनीफा को ही फॉलो करते हैं। तो इस वजह से जो है वो हम लोगों ने जो बचपन से सुना, जो देखा, जो तरबियत हासिल की, वो यही थी कि जी इमाम अबू हनीफा का जो फ़िक़्ह पे मसले मसाइल हैं या उनके हल जो है वो सारा वही सही है और हमें ज़ाहिर है कि एक ही को फ़ॉलो करना है। और उस वक़्त भी मिसालें यही दी जा सकती थी कि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक मसले पे आपको कोई पसंद है तो आप उसको फ़ॉलो कर लें और आपको उस मसले पे सहूलत दूसरे इमाम की नज़र आती है। बहुत कॉमनली जो है वो एक एक वक़्त में 3 तलाक़ें देने का था कि इमाम अबू हनीफ़ा का तलाक़ हो जाती है, दूसरे मसलक में नहीं होती है, तो उसमें आप जो है वो ये नहीं हो सकता कि इमाम अबू हनीफ़ा के फॉलोअर हैं, उसके साथ आपका ये मसला आया, तो दूसरे इमाम के पास जो है वो सहूलत है, तो आप उसको मान लें। तो आपको एक इमाम को फॉलो करना है और वही जो है वो एक सही रास्ता है। सवाल इसको मैं थोड़ा-सा और भी क्लियर कर दूँ कि अगर ऐसी सिचुएशन आए कि जहाँ पे आपका कोई फ़िक़्ही मसला आए और वो इमाम अबू हनीफ़ा की जो भी उनका तालीमात हैं उसके ऊपर, आपका दिल मुतमईन नहीं हो रहा उसके ऊपर, तो आपके पास चॉइस कोई नहीं है, आपने वही फिर भी करना है। हाँ, ये बात है कि अगर दिल भी मुतमईन नहीं हाँ, हो रहा। मतलब मकसद ये कि अब मैं दुनियादार आदमी हूँ। मेरी हमेशा से तरबियत जो है वो एजुकेशन हम लोगों की जो है वो दुनियावी रही है और मेडिकल एजुकेशन और उसके साथ मतलब हम ज़िंदगी में बेतहाशा कामयाबियाँ हासिल हुई हैं, लेकिन वो दुनियावी तालीम में थी, ठीक है? हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में अगर फ़र्ज़ करें कि 100% जो है एजुकेशन हासिल की, तो उसमें 5% भी हम लोगों ने दीन के मामले पे मेहनत नहीं की। हमने कभी भी दीन को बहैसियत इल्म हासिल करने की कोशिश नहीं की। हमारे लिए दीन का इल्म वही है जो हमने घर में सीखा। घर में किताबें भी थी वालदैन होते हैं, दादा-दादी, रिश्तेदार, जो भी हम लोग घर में सुन रहे हैं। फिर जो करीब की मस्जिद में जुमा पढ़ने गए, वहाँ पे जो खुतबे में सुनने में आ रहा है वही सारा इर्द-गिर्द हल्का जो है वो उन्हीं लोगों का था जो कि हनफी मसलक के हैं। तो ज़ाहिर है कि हमें पता ही नहीं कि दूसरा मसलक वाले क्या कहते हैं। कि हमें ये मालूम था कि हमारा मसलक सही है, हमने इसी को फ़ॉलो करना है। सही। अच्छा, अब सवाल मैं अपना पूरा कर दूँ इस चीज़ के ऊपर कि ये बिलीफ था जो आपने थोड़ा क्लियर भी कर दिया कि बिलीफ पूरा टोटलिटी में ऐसे था और दिल मुतमईन नहीं हो रहा तो आप इमाम हम्बल की तरफ नहीं जा सकते या इमाम शाफी या किसी भी और इमाम की तरफ आप नहीं जा सकते अगर आपका कोई मसला आ रहा है, आपका जेन्युइनली दिल मुतमईन नहीं हो रहा। तो यही है स्कूल, यही फिलॉसफी है ना इसके पीछे। मकसद ये कि मैं इस वक़्त 70 साल का होने वाला हूँ और लगभग 50-52 साल की उम्र तक मैं बहुत ही यकीन के साथ जो है हनफी मसलक को फॉलो करता था। तो हम लोगों को कभी देखिए ना, फ़िक़्ह जो है वो कानून है, ठीक? तो दीन की टोटलिटी में मैं जब कोई गलत काम करूँगा तो मुझे कोर्ट कचहरी में जाना पड़ेगा। अगर मैं अपनी नमाज़ें पढ़ रहा हूँ, रोज़े रख रहा हूँ, हज कर रहा हूँ, ज़कात दे रहा हूँ, एक आम मुसलमान को फ़िक़्ह से एज़ सच राब्ता नहीं पड़ता जब तक कि कोई उसको मसला ना आए, ठीक है ना? तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को ऐसा बड़ा मसला ही कभी नहीं आया कि जो है हम लोग किसी की डिटेल में जाते कि जी ये मसला आया है तो इसमें किसकी क्या राय है, किसकी क्या राय है। लेकिन ये कि अंडरस्टैंडिंग यही थी, हम लोग भी यूसुफ लुधियानवी साहब की 10 की 10 जिल्दें हमारे पास हैं। जो भी मसला होता था यूसुफ लुधियानवी साहब की किताब में आपको मिल जाता था 99% मौजूदा हालात के हिसाब से। तो जो भी मसले मसाइल थे वो हम लोग यूसुफ लुधियानवी साहब के उसमें देख लेते थे। अशरफ अली थानवी साहब की किताबें हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो सारा जो दीन है वो हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन ये समझते हो कि यही असल है, यही सही है। इसके अलावा तो कभी हमने कोशिश नहीं की कि हम किसी और मसलक को और इमाम की तरफ समझने की देख कोशिश सकें। करें या और किसी इमाम की टीचिंग को जो है वो देखें कि भाई ये क्या कह रहे हैं हमारे और उसमें क्या फ़र्क है, उसमें क्या हमें कोई मवाज़ना करने की ज़रूरत है। इसलिए कि हम लोगों की फ़ील्ड नहीं है। मैं मेडिकल का आदमी हूँ, मुझे अपने शोबे में जो है इस कदर ज़्यादा मेहनत की, प्रोफ़ेशनली ग्रूम करने के लिए इतनी मेहनत की ज़रूरत है कि मैं कोई और दीन कोई सा भी दीन और हासिल नहीं कर सकता, चाहे वो अ, इल्म हासिल नहीं कर सकता, चाहे वो दीन का हो, चाहे फ़ल्कियात का हो, चाहे कोई मतलब ये अपना अपना मेरा जो तिब का शोबा है उससे वो मुझे इतना प्रीऑक्युपाइड कर लेता है कि मेरे पास इतना वक़्त नहीं है कि फिर मैं
बाकी तो बेसिकली किसी भी इल्म की तरफ तवज्जो दे तो सकते। बेसिकली आप एक ये भी आप बता रहे हैं, मतलब कह रहे हैं कि जो एक आम आदमी होता है वो अपनी दुनियावी मसरूफियात में इतना ज्यादा बिजी होता है कि उसके पास अब उसके जो प्री कंसीव्ड उसको दे दिया गया है कि भाई तुम हनफी हो, बस खामोशी, अब जो जो मसला है इमाम अबू हनीफा की किताब खोलो, उसके अंदर हल ढूंढो, सोचो नहीं सही है गलत है, बस नहीं, करो। अपने करीब की किसी भी मस्जिद में जाके हाँ, अपने हनफी हनफी वो भी उलमा हनफी, से जो है और जाके हनफी उलमा से, वो भी हाँ, आप हम्बली उलमा के पास नहीं जा हाँ, सकते, आप किसी उसके पास नहीं जा। अच्छा, मेरा अब सवाल इसको कंक्लूड, मतलब पूरा कंप्लीट करने में ये है कि आप तकरीबन 60 साल तक आपने इसी अप्रोच के ऊपर आप चले, जो भी आपने भी अच्छी तरह 50 से 50-55 साल 50-55 साल तक आप इसी उसके ऊपर चले, जो अभी हमने डिटेल में आपने उसको थोड़ा एक्सपैंड भी कर दिया कि भाई ये थी अप्रोच। ना ज्यादा सोचने का भी होता था, टाइम भी नहीं होता था, और खास इजाजत भी तो नहीं थी, ओवरऑल जो आपका कल्चर है तो खास इजाजत भी नहीं है कि भाई को तुम हम्बली या तुम शाफी उलमा के पास क्यों जा रहे हो। तो अब सवाल ये कि 50-55 के बाद ऐसा क्या हुआ, और अब आपका इसके ऊपर क्या है, आप किस तरीके से आप चलते हैं अपने दीनी मामलात को लेकर। एक तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहना चाहूँगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हम अपने आप को मुसलमान कहलाना पसंद करते हैं। सही, इसलिए कि कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने जो है वो यही नाम दिया है कि हम अना मुस्लिम, हम लोग जो है मुसलमान हैं। और कुरान और सुन्नत, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहिद ज़रिया हैं दीन पहुँचाने के लिए। अल्लाह ताला ने कुरान और सुन्नत की उस सूरत में जो हमें मुकम्मल दीन दे दिया है। ठीक है, कुरान खुद कहता है कि मैं मीज़ान हूँ, मैं फुरकान हूँ। ठीक, तो अगर हमें कोई भी मसला होगा तो हमें जो है वो कुरान से रुजू करना है। ठीक है, अगर दीन से मुतालिक ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका उसका जवाब मौजूद ना हो। सही, और ये सारा जो प्रोसेस है वो ऐसे ऐसे शुरू हुआ कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ऐसे मामलात हुए कि मैं बुनियादी तौर से हैदराबाद सिंध का हूँ। तो मुझे जो है वो पंजाब आना आना हुआ फैमिली के साथ। मैं लाहौर में आया, तब लाहौर मेरे लिए बिल्कुल नया शहर था। सही, मैट्रिक मैंने लाहौर से किया था, मेरी वाकफियत भी थी, दोस्त भी थे, लेकिन प्रोफेशनली जो है मेरे लिए बिल्कुल तो मैंने यहाँ बहुत मेहनत की। और अपने सर्वाइवल के लिए मुझे जो है एक वक्त में दो दो जॉब्स या इवन ये कि तीन तीन जॉब्स करनी पड़ी। तो उन जॉब्स को मीट करने के लिए घर से निकल के एक जॉब पे, दूसरी जॉब पे, तीसरी जॉब पे, फिर घर, तो ये 150-200 किलोमीटर रोज आना की मुझे ड्राइविंग करनी होती थी। सही, तो उसमें अल्लाह ताला ने मेरे दिल में डाला कि जी ये जो वक्त है उसमें मैं कोई जल्दी गाड़ी, तेज गाड़ी चलाने के बजाय से सुकून से गाड़ी में डीवीडी या यूएसबी लगी होती थी। तो किसी की भी, मैंने मौलाना मौदूदी साहब की तफहीमुल कुरान की पूरी डीवीडी कम से कम 2 दफ़ा बहुत गौर से इसी सफ़र में सुनी। सही, मौलाना इसरार साहब की तफसीर जो है पूरी, डॉक्टर इसरार साहब, डॉक्टर इसरार साहब की पूरी तफसीर जो है मैंने कम से कम 2 से 3 दफ़ा बहुत गौर से सारी। और बीच में लातादाद मौलाना वहीदुद्दीन खान की, अशरफ अली थानवी साहब की, मौलाना मौदूदी साहब का जिक्र किया। ये सैयद सरफराज शाह साहब बहुत मशहूर शख्सियत हैं यहाँ लाहौर की, उनके पास में जाता भी था। हम लोग दाता दरबार भी जाते थे। और और जो है वो बड़ी बाकायदगी से कोशिश करते थे कि वहाँ सलाम करने जाएं। तो इस सफ़र के दौरान जो है वो बेतहाशा नोमान अली खान है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हैं, जावेद अहमद गामदी साहब हैं, बेतहाशा जो जो हमें यूएसबी में लिटरेचर मिला, जो जो हमें डीवीडी में लिटरेचर मिला, यूट्यूब पे जो लिटरेचर मिला, वो सुन सुन के जो है वो फिर तब्दीली आनी शुरू हुई। अब कोई जो है कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है, तो ये तो भाई हमारा जाती मसला है। पर क़यामत आनी है, मौत आनी है, यकीनी बात है। मुझे मालूम है कि मुझे एक दिन मरना है, अल्लाह ताला के सामने मुझे जवाबदेही करनी है, तो मैं किस मुंह से जाऊंगा? ठीक, मेरे वहां क़यामत में मेरे इल्म के मुताबिक मुझसे सवाल जवाब होगा। वहां पर अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ हमें लिखा हुआ दे दिया है। ये हमारा सिलेबस है कि हमें दुनिया में कैसे जिंदगी गुजारनी है। ये हमारी कामयाबी का
जरिया है। कुरान शरीफ को समझें, उस पर अमल करें, इसी में आखिरती कामयाबी है। ये चीज हमें समझ आ गई, ठीक। और इन उसमें सारी रिसोर्सेज इस को सारी इस्तेमाल करके हाँ ठीक इस सारे उसमें जो एक चीज समझ आ गई कि जो है वो अ, आखिरत में कामयाबी का दारोमदार इस बात पर है कि आप कुरान पे चलें और सुन्नत पर अमल करें, बस, ठीक। ये चीज हमें जो है सारी उस लिटरेचर समझ आ गई। और ये भी समझ आ गई कि अगर मुझे कोई मसला हो तो मैं चारों इमामों को देखूंगा और और मसले से मुतालिक जो भी इमाम है उसकी जो भी राय है उसको मैं चेक करूंगा कि कुरान से रेफरेंस है कि नहीं। अगर वो कुरान से रेफरेंस होगा तो बात खत्म होगी, सुन्नत से रेफरेंस होगा तो बात खत्म होगी। उसके अलावा अगर बात है तो मैं चारों उसमें देखूंगा कि किसका जो है वो रेफरेंस जो है वो कुरान शरीफ है, जिसका कुरान और सुन्नत का रेफरेंस है वो आखिरी बात है। ये बुनियादी एजेंट वो है। बेहतरीन, जबरदस्त, सही है, सही है। अच्छा, तो अब इसके एंड पे आप क्या सजेस्ट करेंगे इन दोनों एक्सपीरियंसेस से, प्रायर टू 55 और पोस्ट 55? एडवाइस क्या देंगे आप, अगर आपको किसी को एडवाइस देनी हो? एडवाइस से पहले एक तो ये कि हमें जो है ना ये रियलाइज करना चाहिए कि चारों नहीं, जितने भी इमाम हैं फिक़ह के, इमाम बुखारी हैं, मुस्लिम हैं, जिन्होंने हदीस, ये सारे हमारे बड़े बहुत ही मोहतरम है। उन लोगों ने अपनी पूरी पूरी जिंदगियां जो है वो दीन के लिए वक्फ की हुई हैं। तो उस इल्म से हमें जो है वो इस्तिफादा करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। आप हज़रत इमाम अबू हनीफा का भी लिटरेचर पढ़ें, इमाम मालिक का भी पढ़ें, इमाम हम्बल का, इमाम शाफी का, जितने भी हैं उलमा सबका लिटरेचर पढ़ें, हर एक को वो अपनी जगह पे रखें। लेकिन जो दीन आपका है वो दीन जो है वो कुरान और सुन्नत में मुकम्मल हो गया, ठीक। और मैं जो हूँ वो अपने बच्चों से कहूँगा कि बच्चों को भी दीन दीन का इल्म जो है उसको सिखाएं, दीन को बहैसियत इल्म सिखाएं। बच्चों को पता होना चाहिए कि कुरान में क्या बातें कही हैं। सिर्फ जो है वो सिर्फ जो है नाजरा नाजरा पढ़ के ना छोड़ दें, सिर्फ हाफिजा करके ना छोड़ दें। कोशिश ये करें कि बच्चे जो है वो कुरान समझें और उस पर अमल करें। यही बुनियादी मैसेज है।